With the name of Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Saim Shahzad and I am here to teach you Biology class 9th. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सेल ऑर्गेनाइज के बारे में बड़ा डिटेल से डिस्कस किया और आज हमारा टॉपिक है उसी से रिलेटेड ही। आज हमने थोड़ा सा उसकी स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस को उसकी ऑर्गेनाइज के पढ़ने के बाद अब एक रिजल्टेंट चीज़ पढ़नी है, कंक्लूजन पढ़ना है। उस टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि मुख्तलिफ सेल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं वो मुख्तलिफ वर्क परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो जो वर्क परफॉर्म करते हैं वो मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज जो उनमें मौजूद होती हैं वो उसके बिना पे करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो इसी से लिंक करता है कि रिलेशनशिप क्या है सेल स्ट्रक्चर का उसके फंक्शंस के साथ। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मुख्तलिफ सेल्स जो हैं वो किन चीज़ों की बिना पे एक दूसरे से अलग होते हैं। वो अलग किन चीज़ों की बिना पे होते हैं, आज पहले हम उन चंद चीज़ों को देखेंगे जिसकी वजह से सेल्स को मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं, क्योंकि उनके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज मौजूद हैं और वो ऑर्गेनेलिज मुख्तलिफ काम से अंजाम दे रही हैं। इसमें सबसे पहले हमारी बुक में बताया गया है कि कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो सेल के फंक्शन को उसके स्ट्रक्चर के लिहाज से बता रहे हैं। वो पॉइंट्स हम देखते हैं कि साइज एंड शेप के लिहाज से सेल्स एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे हैं। मिसाल के तौर पे हम रेड ब्लड सेल को लेते हैं, तो रेड ब्लड सेल का जो स्ट्रक्चर है वो राउंड इन शेप है, क्योंकि उसने उसके अंदर हीमोग्लोबिन को अकोमोडेट करना होता है। जबकि जो नर्व सेल्स हैं वो लॉन्ग शेप में होते हैं, क्योंकि उन्होंने मैसेज कन्वे करना होता है फ्रॉम वन सेल टू अदर। जाइलम सेल्स जो हैं वो ट्यूबुलर शेप में, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जाइलम सेल्स का। वो क्यों होता है कि उन्होंने खुराक स्टोर करनी है और उसको आगे पहुंचाना है। तो इस टॉपिक से हमें असल में हमने जो चीज़ समझनी है वो ये है कि सेल्स जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे हैं, उनके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, उनके अंदर जो ऑर्गेनेलिज हैं वो कैसे डिफरेंट हैं उनके काम के लिहाज से। तो पहली चीज़ हमने देखी कि साइज एंड शेप के लिहाज से सेल्स कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं, वो क्या है कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, कि उनका सरफेस एरिया उनकी वॉल्यूम रेशो के मुताबिक कैसे है, उनका फैलाव कितना है जहाँ पे वो मौजूद होते हैं। तो उसमें हमारे पास एक एग्जांपल है रूट हेयर्स की, कि रूट हेयर सेल्स जो होते हैं जो प्लांट के अंडरग्राउंड पार्ट में पाए जाते हैं, उनका साइज, उनका सरफेस एरिया लार्जर होता है काफ़ी। क्यों लार्जर होता है? क्योंकि उन्होंने अपना वाटर को ज़मीन में से एब्जॉर्ब करना होता है। उनका सरफेस एरिया लार्जर होता है किनका? रूट हेयर सेल्स का। तो इनका स्ट्रक्चर मुख्तलिफ हुआ अपने फंक्शन के लिहाज से। रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन मुख्तलिफ है, अपने साइज मुख्तलिफ है अपने फंक्शन के लिहाज से। नर्व सेल का साइज मुख्तलिफ है अपने फंक्शन के लिहाज से। जाइलम सेल का अपने फंक्शन के लिहाज से उसका साइज मुख्तलिफ है। अपने कामों के लिहाज से सब एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तीसरा पॉइंट है कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेलिज। अब ऑर्गेनेलिज की बात की गई है कि कौन से सेल्स में कौन सी ऑर्गेनेलिज पाई जाती हैं जो उनके फंक्शन को स्पेसिफिक करती हैं। सबसे पहले है कि कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपरेटस उन सेल्स में पाई जाती है जिन सेल्स में सिक्रेशंस का काम ज़्यादा होता है। उन सेल्स में कौन सी ऑर्गेनेलिज पाई जाती हैं? कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपरेटस। एक और एग्जांपल उन्होंने दिया है कि जिस प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है, जिस प्लांट में जो फोटोसिंथेटिक प्लांट होता है, उसके अंदर जो सेल्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। तो सेल अपने फंक्शन के लिहाज से अपने अंदर ऑर्गेनेलिज उनमें मौजूद होती हैं। उनका साइज स्पेसिफिक होता है, वो अपने काम के लिहाज से स्पेसिफिक होते हैं और उनके अंदर जो ऑर्गेनेलिज पाई जाती हैं वो भी उनके फंक्शन के लिहाज से स्पेसिफिक होती हैं। नेक्स्ट हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन सी एग्जांपल्स हैं सेल्स की जो मुख्तलिफ वर्क सर अंजाम दे रही हैं जो हमारे इस टॉपिक के अंदर दी गई हैं। इसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास कुछ इंडिविजुअल सेल्स की एग्जांपल हैं जो अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं बॉडी के अंदर। तो इंडिविजुअल सेल्स
का नाम दिया गया बुक के अंदर। इंडिविजुअल सेल से मुराद कि एक ऐसा सेल जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है किसी भी बॉडी के अंदर। तो हमारे पास उसकी चंद एक एग्जांपल्स दी गई हैं, हम उन एग्जांपल्स को समझते हैं और इनको हमने याद भी रखना है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहली एग्जांपल दी गई है नर्व सेल्स की। तो हमें पता है कि नर्व सेल्स जो बॉडी में पाए जाते हैं वो कंडक्ट मैसेज करते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। तो नर्व सेल्स की एग्जांपल है, तो इनका काम एक स्पेसिफिक क्या काम है कि ये मैसेज कन्वे करते हैं। मसल सेल्स हैं, तो हमें इस चीज़ का पता है कि मसल सेल्स बॉडी की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में काम आते हैं। इनकी इनकी खासियत ये है कि ये सिकुड़ते हैं और फैलते हैं, इसलिए ये बॉडी की मूवमेंट में काम आते हैं। मसल सेल्स इनका इंडिविजुअली ये वर्क है कि ये बॉडी की मूवमेंट में काम आते हैं। थर्ड नंबर पे रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स। तो हमें पता है कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो खून बनाने के काम आते हैं। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई में रेड ब्लड सेल का किरदार है, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाई जाती है। और वाइट ब्लड सेल का क्या किरदार है, ये बॉडी के डिफेंस में काम आते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो बाहर से एंटीबॉडीज आती हैं, ये एंटीजन प्रोड्यूस करके उनके खिलाफ एक्ट करते हैं। कौन? वाइट ब्लड सेल्स। तो ये स्पेसिफिक सेल्स हैं जिनका स्पेसिफिक फंक्शन है जो बॉडी में मौजूद होते हैं। स्किन सेल्स प्लांट्स में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं। इनका क्या काम है कि फिजिकल बैरियर के तौर पे काम आती हैं कि बाहर से जो भी चीज़ें बॉडी पे अटैक करती हैं, तो ये एक फिजिकल बैरियर के तौर पे काम करते हैं। स्किन सेल्स जो होते हैं ये रिसेप्टर्स भी होते हैं, किसके? टेम्परेचर के, पेन के। ये रिसेप्टर सेल्स भी होते हैं। ये सारी चीज़ें जो अंदर तक पहुंचती हैं बॉडी में, ये उसका रिसेप्टर सेल्स के तौर पे काम करते हैं। उसको जो भी चीज़ बाहर से रिसीव होती है, ये उसको रिसीव करने के लिए बैठे होते हैं। रिसेप्टर होते हैं स्किन सेल्स जो होते हैं, और एक फिजिकल बैरियर के तौर पे काम करते हैं। लास्ट पे है बोन सेल्स। बोन सेल्स जो होते हैं इनमें क्या खासियत है कि ये कैल्शियम डेपोजिशन में काम आते हैं, हड्डियों को मजबूत बनाने में काम आते हैं और अपने अंदर स्टोरेज कैपेसिटी रखते हैं। किसको स्टोर करने के लिए? कैल्शियम को स्टोर करने के लिए। तो बोन सेल्स कैल्शियम डेपोजिशन में और बोन्स को मजबूत बनाने के काम आते हैं। तो हमने जैसा कि इस चैप्टर के स्टार्ट से सेल को पढ़ना शुरू किया, किन साइंसदानों ने इसको सेल थ्योरी के ज़रिए हमें मुतारफ़ करवाया। उसके बाद हमने ऑर्गेनेलिज़ पढ़ी, हमने नॉन ऑर्गेनेली पार्ट्स पढ़े सेल के। तो अब आज का हमारा जो टॉपिक था उसमें हमने ये देखा कि कितने किस्म के सेल्स मेनली मौजूद होते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में, और वर्किंग रिलेशन क्या है, वो कैसे कोऑर्डिनेशन से अपना अपना काम से अंजाम दे रहे हैं। एक इसमें हमारी बात रहती है, वो हम आगे पढ़ते हैं कि वो क्या है। हमारे बुक के इसी पेज में लास्ट पे एक पैराग्राफ दिया गया है, इसमें बताया गया है कि सेल्स एज एन ओपन सिस्टम, कि सेल जो है वो एक ओपन सिस्टम के तौर पे काम करता है। एक खुला अपने आप को पेश करता है काम करने के लिए, किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को इंडिविजुअली पेश करता है किसी भी काम के लिए। तो सेल वर्क्स एज एन ओपन सिस्टम। कैसे? ओपन सिस्टम से क्या मुराद है? ओपन सिस्टम से मुराद है कि सेल किसी भी इन्वायरमेंट में जहाँ पे मौजूद होता है वहाँ पे वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करता है अपने इन्वायरमेंट से। उससे जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो डायरेक्टली अपने अंदर लेके भी जाता है और डायरेक्टली उसको एक्सक्रीट आउट भी करता है। ये प्रोसीजर किसके थ्रू होता है? ये प्रोसीजर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो उसके ज़रिए सेल मटेरियल जो है वो अपने अंदर लेके भी आता है और उसको एक्सक्रीट आउट भी करता है। दो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। एक तो आपने इसमें ओपन सेल वर्क एज एन ओपन सिस्टम में सेल मेम्ब्रेन को याद रखना है कि सेल मेम्ब्रेन कैसे इसमें वर्क करती है। वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे मटेरियल को अंदर भी लाती है और एक्सक्रीट आउट भी करती है जिस मटेरियल को एक्सक्रीट करने की ज़रूरत होती है। और दूसरी बात ये कि बाय प्रोडक्ट्स की बात है इस पैराग्राफ में जो अहम है कि सेल के अंदर जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं बाहर से, जब वो मटेरियल इनटेक करता है तो या तो वो बाय प्रोडक्ट्स अपने अंदर स्टोर कर लेता है और यूटिलाइज कर लेता है, या तो सेल उस मटेरियल को जो उसको ज़रूरत नहीं होती, जो बाय प्रोडक्ट्स सेल के अंदर बनते हैं बाहर से मटेरियल लेने से, वो उसको फिर एक्सक्रीट आउट कर देता है, उसको ट्रांसफ़र कर देता है फ्रॉम इंटरनल इन्वायरमेंट टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू द अदर सेल्स। तो ये इसमें इस पैराग्राफ में यही एक दो अहम बातें, इस पर शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है।
ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये पैराग्राफ बहुत अहम है, इसको आपने याद रखना है कि हाउ सेल वर्क्स एज एन ओपन सिस्टम। तो इसमें दो मेन चीज़ें हैं, एक तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स करता है, और दूसरा क्या है कि बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं सेल के अंदर इस एक्सचेंज ऑफ मटेरियल से। या तो वो उसको अपने अंदर यूटिलाइज करता है या उसको फिर एज ए बाय प्रोडक्ट उसको सेंड टू द अदर सेल्स कर देता है, उसको एक्सपोर्ट आउट कर देता है। तो आज का हमारा टॉपिक पिछले टॉपिक से रिलेट करता था और इसका सेल थ्योरी का असल में ये एक कंक्लूसिव लेक्चर था आज का। इसको आपने ध्यान से देखना है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये अहम है, और लास्ट पे ये एक शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, इसको आपने ज़हन नशीन करना। अगर आपको इस टॉपिक में से किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।